तो दोस्तों फाइनली ओ माय गॉड 2 आपको नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आज के दिन से इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है। आप जाकर टिकट बुक करा सकते हो। साथ ही साथ इसकी गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है, इसे ए सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ओ माय गॉड को ए सर्टिफिकेट मिल चुका है और टोटल मिलाकर 17 कट इसके अंदर लगाए गए हैं। और ये कैची चलने के बाद अब ये सिनेमाघरों में अब आपको देखने को मिलेगी 11 अगस्त को। इसी के साथ गदर 2 हमारी एक जबरदस्त एक तरह से 2001 की एक तरह से अगला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच में टक्कर एक तरह से होगी और देखते हैं कि कौन सी मूवी बाजी मारेगी। ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ ओ माय गॉड 2 की स्टोरी के बारे में भी हम सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इसके बारे में जानना चालू करते हैं। OMG 2 एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमित राय द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह का आध्यात्मिक सीक्वल है 2012 और इसमें अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम हैं। यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है। परिसर OMG 2 भगवान शिव के कट्टर भक्त कांति शरण मुदगल की कहानी है। एक साधारण आदमी, एक प्यार करने वाला पिता और एक देखभाल करने वाला पति। एक दिन उनके बेटे विवेक पर अनैतिक आचरण का आरोप लगाया जाता है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। टकराव होने पर कांति को एहसास हुआ कि उनका बेटा गलत सूचना और गुमराह का शिकार हो गया है। दुखी होकर और संकट को संभालने में असमर्थ कांति अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने का फैसला करता है, जब तक उसे एक दैवीय हस्तक्षेप नहीं मिलता जो उसे सच्चाई की ओर ले जाता है। फिर कांति ने सभी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें अदालत में घसीटने का फैसला किया। विकास और कास्टिंग। शुरुआत में अफवाह थी कि यह फिल्म जनवरी 2021 में बनेगी, जिसमें पहले भाग के बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया। 8 जून 2021 में कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ OMG की अगली कड़ी की अंतः पुष्टि की गई। 9-10 उसी महीने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में शामिल किया गया, जबकि अरुण गोविल नवंबर 2021 में भगवान राम के रूप में शामिल हुए। 11 फिल्मांकन। त्रिपाठी ने 2 सितंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू किया। 12 अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरे शेड्यूल में सेट पर शामिल हुए। 13-14 फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। 15 संगीत। फिल्म का संगीत विक्रम मॉन्ट्रोज, हंसराज रघुवंशी, डीजे स्ट्रिंग्स, प्रणय और संदेश शांडिल्य ने तैयार किया है। पहला एकल शीर्षक ऊंची ऊंची वादी 18 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 16 दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 27 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म की पटकथा में 20 कटौती और केवल वयस्कों के लिए प्रमाणपत्र की सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के विषय को विवादास्पद माना, जो भगवान और धर्म के साथ साथ स्कूलों में यौन शिक्षा से संबंधित है। संभवतः दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। यह भी सुझाव दिया गया कि फिल्म में कुमार का किरदार, जो पहले भगवान शिव का माना जाता था, जिसे ईश्वर के दूत में बदला जाएगा। निर्माताओं ने महसूस किया कि इससे फिल्म का सार खराब हो जाएगा और इसकी अपील सीमित हो जाएगी, और उन्होंने U/A 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर जोर दिया। फिल्म को अंततः सेंसर बोर्ड केवल वयस्कों के लिए प्रमाणपत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। अरुण गोविल OVL जन्म 12 जनवरी 1958, एक भारतीय अभिनेता हैं। उन्हें रामायण टीवी श्रृंखला 1987-1988 में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है।
वह पहेली 1977, सावन को आने दो 1979, साँच को आँच नहीं 1979, जियो तो ऐसे जियो 1981, हिम्मतवाला 1983, दिलवाला 1986 और गोविंदा गोविंदा 1994 जैसी फिल्मों में भी नजर आए। प्रारंभिक जीवन। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। 1-2-3 बेहतर स्रोत की आवश्यकता। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश में प्राप्त की, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग विज्ञान का अध्ययन किया और कुछ नाटकों में अभिनय किया। उन्होंने अपना किशोर जीवन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिताया। उनके पिता चाहते थे कि वह एक सरकारी कर्मचारी बने, जबकि अरुण कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें याद किया जाए। 4. अरुण के पिता श्री चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी अधिकारी थे। अरुण 6 भाई और 2 बहनों में चौथे नंबर पर हैं। उनके बड़े भाई विजय गोविल की शादी पूर्व बाल अभिनेत्री और दूरदर्शन पर पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉक शो हैं गुलशन गुलशन की होस्ट तबस्सुम से हुई, जो 21 साल तक जारी रहा। 5. कैरियर। 1975 में वह अपने भाई के व्यवसाय में शामिल होने के लिए मुंबई चले गए। थोड़ी देर के बाद उसने पाया कि उसे अब काम में आनंद नहीं आ रहा है और उसने कुछ और आनंददायक चीज खोजने का फैसला किया। 4 कॉलेज में नाटक करने के बाद उन्होंने अभिनय शुरू करने का फैसला किया। गोविल को भारतीय सिनेमा में पहला ब्रेक 1977 की फिल्म पहेली में मिला, जब उनकी भाभी तबस्सुम ने उन्हें ताराचंद बड़जात्या से मिलवाया। 6 उन्होंने प्रशांत नंदा की पहेली 1977 से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 6 कनक मिश्रा की सावन को आने दो में काम करने के बाद उन्हें स्टारडम मिला 1979 और सत्येन बोस की साँच को आँच नहीं 1979। 7-8 उन्होंने रामानंद सागर की विक्रम और बेताल 1985 से छोटे पर्दे पर शुरुआत की। 9 इसके बाद उन्हें सागर की टीवी श्रृंखला रामायण 1986 में भगवान राम के रूप में लिया गया, जिसके लिए उन्होंने 1988 में अग्रणी भूमिका श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपट्रॉन पुरस्कार जीता। 10 अप्रैल 2011 उन्होंने सागर के लव कुश और पद्मल्या टेलीफिल्म्स लिमिटेड के जय वीर हनुमान में राम के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 12-13 बड़जात्या। वास्तव में फिल्म में गोविल के प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उन्होंने उनके लिए 3 फिल्मों का सौदा साइन किया। कनक मिश्रा की सावन को आने दो 1979, विजय कपूर की राधा और सीता 1979 और सत्येन बोस की साँच को आँच नहीं 1979। सावन को आने दो बॉक्स ऑफिस बड़ी सफल रही और गोविल को स्टारडम हासिल हुआ। 7 राधा और सीता बॉक्स ऑफिस असफल रही, जबकि साँच को आँच नहीं बॉक्स ऑफिस सफलता थी। 8 उन्होंने कनक मिश्रा की फिल्म जियो तो ऐसे जियो 1981 में अभिनय किया। रामानंद सागर ने गोविल को अपनी टेलीविजन श्रृंखला विक्रम और बेताल में विक्रमादित्य और रामायण में राम के रूप में कास्ट किया। राम के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई और उन्हें टीवी श्रृंखला विश्वामित्र में हरिश्चंद्र या टीवी श्रृंखला बुद्ध में बुद्ध जैसी अन्य भूमिकाओं में कास्ट किया गया। उन्होंने युगो साको की इंडो जापानी एनिमेशन फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा 1992 में राम के रूप में अपनी आवाज दी। 14 उन्होंने वी मधुसूदन राव की लव कुश 1997 में लक्ष्मण की भूमिका भी निभाई। 15 वर्ष 2020 में वह दीपिका चिखलिया के साथ द कपिल शर्मा शो में अतिथि के रूप में दिखाई दिए। सुनील लहरी और प्रेम सागर स्वर्गीय रामानंद सागर पर पुस्तक का प्रचार करेंगे। व्यक्तिगत जीवन। गोविल ने अभिनेत्री श्रीलेखा से शादी की है। 16-17 उनके 2 बच्चे हैं, सोनिका और अमल। 17-18
18 मार्च 2021 को वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गोविंद नामदेव, जन्म 3 सितंबर 1954, एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। नामदेव ने डेविड धवन की शोला और शबनम 1992 में एक भ्रष्ट पुलिस वाले के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है, अक्सर खलनायक के रूप में। वह 1977 में नेशनल स्कूल के पूर्व छात्र हैं। उसके बाद वह एनएसडी रिपर्टरी कंपनी में शामिल हो गए और एक अभिनेता के रूप में 12-13 साल तक वहां काम किया। उनका सबसे उल्लेखनीय काम ओह माय गॉड, दम मारो दम, बैंडिट क्वीन, विरासत, सत्या, कच्चे धागे, मस्त, तक्षक, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, पुकार, राजू चाचा, सरफरोश, सत्ता, कयामत और जैसी फिल्मों में रहा है। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, जॉनी गद्दार। उन्होंने काशी इन सर्च ऑफ गंगा में भी अभिनय किया। तो दोस्तों इसके अंदर स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी जहां तक अंदाजा है लोगों द्वारा बताया जा रहा है, तो स्टोरी आपको ये देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से जो भगवान है वो अपने एक तरह से नास्तिक और एक अनास्तिक दोनों एक तरह से भक्तों की मदद करते हैं और दोनों के बीच की स्टोरी बनाई गई है। साथ ही साथ इसमें कई कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में ये जैसे रिलीज होगी या ट्रेलर रिलीज होगा उसके बाद कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है और इसी के बाद अब 1 या 2 दिन के अंदर ही एक तरह से टीजर आउट हो जाएगा, उसकी झलक आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ टीजर तो पहले ही आउट कर दिया गया है और तकरीबन 2 गाने एक तरह से रिलीज कर दिए गए, ऊंची ऊंची वादी में और हर हर महादेव। और बचे हुए शायद 2 गाने और है इस मूवी के अंदर, वो भी आपको अपकमिंग देखने को मिलेंगे रिलीज से 2 दिन पहले। साथ ही साथ गदर 2 के भी कई सॉन्ग आपको देखने को मिल चुका है और कल के दिन में गड्डी लेकर जो पुराना सॉन्ग था उसी का नया वर्जन आपको देखने को मिलने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। अब हम ओ माय गॉड 2 के बारे में जानते हैं, इसके एक तरह से प्री प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में जानते हैं, किस किस लोकेशन पे से शूट किया गया, साइड डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। पंकज त्रिपाठी, उच्चारण PKDTIPAI, जन्म 28 सितंबर 1976, एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं और कुछ अंग्रेजी, तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। 3-4 वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक फिल्म फेयर पुरस्कार और एक आईफा पुरस्कार शामिल हैं। त्रिपाठी ने खुद को हिंदी सिनेमा में उल्लेखनीय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोपालगंज, बिहार में जन्मे त्रिपाठी ने खुद को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नामांकित किया, जहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2004 में मुंबई चले गए। त्रिपाठी ने फिल्म रन 2004 में एक अज्ञात भूमिका निभाई और रावण 2010 जैसी फिल्मों में कई छोटी भूमिकाएं कीं और अग्निपथ 2012 और पाउडर सहित कुछ टेलीविजन श्रृंखलाओं में। त्रिपाठी को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान की भूमिका से प्रसिद्धि मिली। तब से वह सहायक अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें सिंघम रिटर्न्स 2014, काला 2018, एक्सट्रैक्शन 2020 और 83 2021 शामिल हैं। त्रिपाठी को फुकरे 2013, मसान 2015, नील बटे सन्नाटा 2016, बरेली की बर्फी 2017, न्यूटन 2017, फुकरे रिटर्न्स 2017, स्त्री 2018 सहित कई फिल्मों के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। लूडो 2020, कागज 2021 और मिमी 2021, जिनमें से आखिरी में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। न्यूटन के लिए त्रिपाठी ने कई पुरस्कार अर्जित किए, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष उल्लेख भी शामिल है। 5 उन्होंने कई वेब श्रृंखलाओं में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस योर्स ट्रूली और क्रिमिनल जस्टिस डोर्स बिहाइंड। प्रारंभिक जीवन। त्रिपाठी का जन्म 28 सितंबर 1976 को भारत के बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के बरौली गांव में एक भोजपुरी भाषी हिंदू ब्राह्मण परिवार में पंडित बनारस तिवारी और हेमवंती तिवारी के घर हुआ था,
जो उनके 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। 2678 उनके पिता एक किसान और हिंदू पुजारी के रूप में काम करते हैं। 2 स्कूल में 11वीं कक्षा तक पहुंचने तक त्रिपाठी ने अपने पिता के साथ किसान के रूप में भी काम किया। त्योहारों के मौसम में वह अपने गांव के स्थानीय नाटक में एक लड़की की भूमिका निभाते थे। 9 वह पटना चले गए। हाई स्कूल के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर में पढ़ाई की। 10 पटना में अपने 7 साल रहने के बाद वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लेने के लिए दिल्ली चले गए, जहां से उन्होंने 2004 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 11-12 कैरियर। त्रिपाठी 2004 में मुंबई चले गए। वहां उनकी पहली भूमिका टाटा चाय के विज्ञापन में एक राजनेता की थी और फिर फिल्म रन में एक अज्ञात भूमिका थी। 2003 में डॉ. शिवराज कुमार के साथ कन्नड़ फिल्म चिगुरिदा कनासु में अभिनय किया। 13-14 अपने शुरुआती करियर में उन्होंने ज्यादातर प्रतिपक्षी भूमिकाएं निभाईं और गैंगस्टर पात्रों का पर्याय बन गए। 15-16 वह विभिन्न हिंदी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए, जिनमें अपहरण 2005, बंटी और बबली 2005, ओमकारा 2006, शौर्य 2008, रावण 2010, आक्रोश शामिल हैं। 2010 चिल्लर पार्टी 2011 और अग्निपथ 2012। 2008 में उन्होंने बाहुबली टीवी श्रृंखला में भी अभिनय किया और बाद में सोनी टीवी पर पाउडर के साथ साथ गुलाल और सरोजनी एक नई पहल जैसे कुछ टेलीविजन धारावाहिकों डेली में भी अभिनय किया। 2012 में उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्मों में सुल्तान के रूप में अपनी पहली प्रमुख ऑन स्क्रीन भूमिका निभाई। 17-18 गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्मों की रिलीज के बाद त्रिपाठी को लोकप्रियता मिली। मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म 2017 की फिल्म गुड़गांव थी। इसके बाद कागज 2021 में उनकी भूमिका आई। 19 उनकी 2017 की फिल्म न्यूटन सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। 20 त्रिपाठी ने तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत फिल्म काला से की, जो 7 जून 2018 को रिलीज हुई थी। 21 लोकप्रियता हासिल करने के बाद भी त्रिपाठी दबंग 2, गुंडे, सिंघम रिटर्न्स और दिलवाले जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दे रहे थे। वर्ष 2017 में वह बरेली की बर्फी और फुकरे रिटर्न्स जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में कुछ प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई दिए। अगले वर्ष वह उस वर्ष की सबसे अधिक लाभदायक फिल्म स्त्री में दिखाई दिए। त्रिपाठी ने वर्ष 2020 में क्रिस हेम्सवर्थ अभिनीत नेटफ्लिक्स की मूल एक्सट्रैक्शन में रणदीप हुडा के साथ भी अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल और लूडो में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 2 बार नामांकित किया गया। 22-23 2021 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मिमी और स्पोर्ट्स ड्रामा 83 में उनकी भूमिकाओं के लिए पंकज को फिर से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 2 बार नामांकित किया गया। उन्होंने मिमी के लिए पुरस्कार जीता। 24-25 उन्होंने 2018 अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन 1 और 2, 26 और 2019 नेटफ्लिक्स वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में भी प्रमुख भूमिकाओं में अभिनय किया। वह 2019 टीवी श्रृंखला क्रिमिनल जस्टिस एक वकील के रूप में भी दिखाई दिए। वह 2020 में क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स क्रिमिनल जस्टिस 1 की अपनी भूमिका को दोहराते हुए भी दिखाई दिए। वह 2023 में रिलीज होने वाली आगामी बायोपिक मैं अटल हूं में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में दिखाई देने के लिए तैयार हैं। वह 2023 में अक्षय कुमार और फुकरे 3 के साथ OMG 2 में भी दिखाई देंगे। 27, 28, 29 व्यक्तिगत जीवन।
त्रिपाठी अपनी भावी पत्नी मृदुला से 1993 में एक शादी समारोह के दौरान मिले थे जब वे दोनों स्कूल में थे, और फिर 15 जनवरी 2004 को उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद वे मुंबई चले गए और 2006 में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम आशी त्रिपाठी है। यामी गौतम धर, जन्म 28 नवंबर 1988, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपना करियर एक मॉडल के रूप में शुरू किया। 3-4 और चांद के पार चलो 2008-2009 और ये प्यार ना होगा कम 2009-2010 जैसे टेलीविजन सोप में अभिनय किया। 2012 में उनकी पहली हिंदी फिल्म कॉमेडी ड्रामा विक्की डोनर रिलीज हुई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू के लिए जी सिने अवार्ड जीता। 5-6 गौतम तब से थ्रिलर बदलापुर 2015 और काबिल 2017 में दिखाई दिए और युद्ध फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बाला दोनों 2019 में अभिनय के लिए बड़ी सफलता मिली। तब से उन्होंने स्ट्रीमिंग फिल्मों ए थर्सडे 2022, 10वीं 2022 और चोर निकल के भागा 2023 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। यामी गौतम का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक हिंदू ब्राह्मण 7 परिवार में हुआ था। 3 और उनका पालन पोषण चंडीगढ़ में हुआ। 8-9 उनके पिता मुकेश गौतम एक पंजाबी फिल्म निर्देशक हैं। 10 वह पीटीसी नेटवर्क के उपाध्यक्ष हैं। 11 उनकी मां अंजलि गौतम हैं। 12 उनकी एक छोटी बहन सुरीली गौतम हैं, जिन्होंने पंजाबी फिल्म पावर से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। 13, 14, 15 उन्होंने अपनी नियमित स्कूली शिक्षा की और बाद में लॉ ऑनर्स की डिग्री हासिल करने के लिए कॉलेज में प्रवेश किया। वह एक युवा लड़की के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल होने की इच्छा रखती थीं, लेकिन 20 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय करियर में उतरने का फैसला किया। 16-17 हालांकि वह लॉ कानून की प्रथम वर्ष की पीयू छात्रा की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अभिनय के लिए उसने पूर्णकालिक पढ़ाई छोड़ दी। हाल ही में वह मुंबई से पार्ट टाइम ग्रेजुएशन रही हैं। 18-19 उन्हें पढ़ने, आंतरिक साज सज्जा और संगीत सुनने का शौक है। 20-21 व्यक्तिगत जीवन। 2015 में सनम रे की शूटिंग के दौरान उन्होंने पुलकित सम्राट को डेट करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन सम्राट की पत्नी ने उनके रिश्ते की पुष्टि की थी। 22 अंततः यह जोड़ी 2018 में टूट गई। 23 यामी गौतम ने 4 जून 2021 को आदित्य धर से शादी की। 24-25 शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर यामी गौतम धर रख लिया। 26 कैरियर। टेलीविजन करियर 2008-2010। गौतम 20 साल के थे जब वह फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई चली गईं। 27 उन्होंने टेलीविजन पर अपना डेब्यू चांद के पार चलो से किया। 28-29 उन्होंने राजकुमार आर्यन में मुख्य भूमिका निभाना जारी रखा। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन में अपनी सबसे उल्लेखनीय भूमिका ये प्यार ना होगा कम 30 में निभाई, जो कलर्स पर प्रसारित हुआ। 31 उन्होंने रियलिटी शो मीठी चूरी नंबर 1 और किचन चैंपियन भी भाग लिया है। 32 फिल्म की शुरुआत और शुरुआती काम 2009-2018। 2012 में विक्की डोनर के एक कार्यक्रम में गौतम। 2009 की कन्नड़ भाषा की फिल्म उल्लासा उत्साह में मुख्य भूमिका के रूप में अभिनय की शुरुआत करने के बाद गौतम ने शुजीत सरकार की रोमांटिक कॉमेडी विक्की डोनर 2012 में एक प्रमुख भूमिका में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। नवोदित अभिनेता आयुष्मान खुराना, अन्नू कपूर और डॉली अहलुवालिया के साथ सह कलाकार उन्होंने एक बंगाली महिला आशिमा रॉय का किरदार निभाया,
जिसे अरोरा परिवार के एक पंजाबी लड़के से प्यार हो जाता है और उनकी शादी के बाद उसे अपने अतीत के बारे में पता चलता है। 33 वह फिल्म जिसने बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम को चिन्हित किया के प्रोडक्शन डेब्यू को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और दुनिया भर में 645 रुपये मिलियन $3 9 मिलियन की कमाई के साथ यह साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक के रूप में एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अपने पहले प्रदर्शन के लिए गौतम को आलोचकों की प्रशंसा के साथ साथ कई पुरस्कार और नामांकन भी मिले, जिसमें जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू का पुरस्कार बर्फी के लिए इलियाना डिक्रूज के साथ जुड़ा हुआ और उसी श्रेणी के तहत नामांकन भी शामिल है। 58वां फिल्म फेयर पुरस्कार। 34 बॉलीवुड फिल्मों से 2 साल की अनुपस्थिति के बाद गौतम 2014 में लौटे और 2 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से पहली ईश्वर निवास की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म टोटल थी, जिसमें उनके सह कलाकार अली जफर, अनुपम खेर और किरण खेर थे। जफर के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई। 35 उस वर्ष गौतम की दूसरी बॉलीवुड रिलीज प्रभु देवा की एक्शन थ्रिलर एक्शन अजय देवगन ने दोहरी भूमिका निभाई थी, जबकि गौतम और सोनाक्षी सिन्हा को उनके पात्रों के प्रेमी के रूप में दिखाया गया था। दोनों टोटल सियाप्पा। रेक्शन जैक्सन का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन खराब रहा। 36 37 38 2016 में गौतम ने 2 रोमांसों दिव्या खोसला कुमार की सनम रे और विवेक अग्निहोत्री की जुनूनियत में पुलकित सम्राट की प्रेमिका की भूमिका निभाई। 41-42 पहली फिल्म में उन्होंने एक हाई स्कूल लड़की की भूमिका निभाई जिसे सम्राट के चरित्र से प्यार हो जाता है, और बाद में उन्होंने एक पंजाबी लड़की की भूमिका निभाई जिसे एक सेना अधिकारी से प्यार हो जाता है। 43-44 सनम रे और जुनूनियत दोनों ही आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। 45 काबिल के सक्सेस इवेंट रोशन के साथ गौतम। अगले वर्ष गौतम ने संजय गुप्ता की बदला लेने वाली रोमांटिक थ्रिलर 2017 में ऋतिक रोशन के साथ सहयोग किया, जो एक अंधे आदमी की कहानी बताती है जो अपनी अंधी पत्नी के बलात्कार का बदला लेता है। फिल्म को साथ ही उनके प्रदर्शन को मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म एक वित्तीय सफलता के रूप में उभरी, जिसने दुनिया भर में $96 बिलियन $28 मिलियन की कमाई की। बाद में 2017 में गौतम ने राम गोपाल वर्मा की राजनीतिक थ्रिलर सरकार 3 में संक्षिप्त रूप से अभिनय किया, जो वर्मा की सरकार फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, मनोज बाजपेयी और अमित साध। सरकार 3 बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। गौतम की अगली रिलीज श्री नारायण सिंह निर्देशित सामाजिक समस्या ड्रामा बत्ती गुल मीटर चालू 2018 थी, जिसमें उन्होंने शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर और दिव्येंदु शर्मा के साथ एक वकील की भूमिका निभाई। 46 47 48 2019 में गौतम की सफल भूमिका 2019 में थी, जब वह विक्की कौशल, परेश रावल, मोहित रैना और कीर्ति कुल्हारी के साथ आदित्य धर की सैन्य एक्शन थ्रिलर स्ट्राइक में द सर्जिकल 492016 के उरी हमले पर आधारित गौतम ने पल्लवी शर्मा की भूमिका निभाई, जो एक नर्स से खुफिया अधिकारी बनी थी। रिलीज होने पर फिल्म को काफी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें गौतम के अभिनय को काफी सराहना मिली। यह फिल्म दुनिया भर में $42 बिलियन $44 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। 50 अगली बार वह खुराना के साथ फिर से मिली अमर कौशिक की कॉमेडी ड्रामा बाला में शारीरिक आकर्षण पर एक व्यंग्य, जो 7 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। इसमें भूमि पेडनेकर भी थीं। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें गौतम को सर्वसम्मति से परी मिश्रा के किरदार के लिए प्रशंसा मिली।
टिकटॉकर और लखनऊ की रहने वाली एक अंशकालिक मॉडल जो अपने पति के गंजेपन के बारे में पता चलने पर ठगा हुआ महसूस करती है और उसे छोड़ देती है। 51 फिल्म समीक्षक सुकन्या वर्मा ने फिल्म में गौतम को कुछ हद तक प्रलापित, कुछ हद तक भ्रमित पाया और महसूस किया कि उनकी विविधता में एक 100 में अनछुई हवा है। 2019 में सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची 53 दुनिया भर में $1.70 बिलियन $22 मिलियन की कमाई के साथ बाला व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई। 2020 में वह नवोदित पुनीत खन्ना द्वारा निर्देशित और विनोद बच्चन द्वारा निर्मित विक्रांत मैसी के साथ फिल्म गिन्नी वेड्स सनी में गिन्नी के रूप में दिखाई दी। फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण नाटकीय रिलीज के बजाय 9 अक्टूबर 2020 को सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 55 रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। 2021 में गौतम ने पवन कृपलानी की हॉरर कॉमेडी में माया की भूमिका निभाई, जिसमें सैफ अली खान, अर्जुन कपूर और जैकलीन फर्नांडीज सह कलाकार थे। 56 फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। मन्नत के रूप में उनकी विशेष भूमिका थी शावानी गिरधारी लाल। 57-58 2022 में गौतम की पहली फिल्म behzad खंबाटा की थ्रिलर ए थरसड़े थी, जिसमें उन्होंने नेहा धूपिया और अतुल कुलकर्णी के साथ सह अभिनय किया था। 59 गौतम को प्ले स्कूल टीचर नैना जायसवाल की मुख्य भूमिका में लिया गया, जो 16 बच्चों को बंधक बना लेती है। 17 फरवरी 2022 को फिल्म का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ। 60 रिलीज होने पर फिल्म को मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें गौतम को विशेष रूप से उनके प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। CNBC TV 18 की स्नेहा बेंगानल ने इसे अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पाया और महसूस किया कि नैना के रूप में गौतम समान रूप से खतरनाक और कमजोर, साहसी और संघर्षशील थे। 6-1-2022 में गौतम की दूसरी फिल्म अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर के साथ तुषार जलोटा की सोशल कॉमेडी। गौतम को जेल में एक IPS अधिकारी ज्योति देसवाल की भूमिका में लिया गया था, जहां मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी को कैद किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 अप्रैल 2022 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर हुआ। रिलीज होने पर फिल्म को मिली जुली समीक्षा मिली। 62, 63, 64, 65 2023 में गौतम अनिरुद्ध रॉय चौधरी के सामाजिक नाटक लॉस्ट में एक लापता व्यक्ति की तलाश में एक अपराध पत्रकार विधि साहनी के नायक के रूप में दिखाई दिए। फिल्म का विश्व प्रीमियर 22 सितंबर 2022 को शिकागो दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव में हुआ था। 66 और इसका एशियाई प्रीमियर 53वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था। 67 फिल्म का प्रीमियर 16 फरवरी 2023 को ZEE5 पर हुआ। इंडिया टुडे जिनिया बंद्योपाध्याय ने महसूस किया कि गौतम ने उनके चरित्र को ईमानदारी से निभाया और उसे फिर से साबित किया। उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट ग्रोवर की भूमिका निभाई। सनी कौशल के सहकलाकार, यह फिल्म एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो अपहृत विमान में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे हीरों को चुराने का इरादा रखता है। फिल्म का प्रीमियर 24 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से फिल्म में अंतिम मोड़ और गौतम के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और चरित्र विकास की कमी के लिए आलोचना। अधिकांश पात्रों का तो दोस्तों ओ माय गॉड 2 की बजट के बारे में बात की जाए तो 150 बिलियन एक तरह से इसका जो बजट है 150 करोड़ पहुंच चुका है और डॉलर्स के अंदर अंदाजा आप लगा ही सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये एक तरह से बहुत ही बेहतरीन मूवी होने वाली है और ओ माय गॉड 2 जो कि बहुत पहले देखने को मिलती है उसका एक तरह से अगला पार्ट ही आपको देखने को मिला है। अक्षय कुमार की तकरीबन 2 से 3 से 4 मूवी फ्लॉप होने के बाद ये ओ माय गॉड 2 एक तरह से मूवी आपको देखने को मिल रही है। इस सिनेमाघरों में आपको 11 अगस्त को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
चाहे वो एक तरह से मूवी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी लैंग्वेज की वो मूवी हो, आपको सिंपली उसका नाम लिखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका एक तरह से सेक्शन होता है, सीरीज का सेक्शन हो तो सेक्शन लिखते हैं, एपिसोड हो तो एपिसोड लिखते हैं, साथ ही साथ मूवी का नाम लिख दिया सीधा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानेंगे इसके एक तरह से कैरेक्टर के बारे में, कौन कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं। राजीव हरिओम भाटिया, जन्म 9 सितंबर 1967, 4, जिन्हें पेशेवर रूप से अक्षय कुमार, उच्चारण KJKM के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय मूल के कनाडाई 1-2-3 अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो काम करते हैं। हिंदी सिनेमा 30 से अधिक वर्षों के अभिनय में कुमार ने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। उन्हें भारत सरकार से भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री प्राप्त हुआ 2009 में। कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार अभिनेताओं में से एक हैं। 5-6 फोर्ब्स ने कुमार को 2015 से 2020 तक दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं दोनों की अपनी सूची में शामिल किया। 7 अगस्त 2019 और 2020 के बीच वह दोनों सूचियों में एकमात्र भारतीय थे। 9 अक्टूबर 2011 कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1991 में सौगंध से की और 1 साल बाद एक्शन थ्रिलर उन्हें पहली व्यावसायिक सफलता मिली। इस फिल्म ने उन्हें 1990 के दशक में एक एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया और मोहरा 1994 और जानवर 1999 जैसी अन्य एक्शन फिल्मों के अलावा खिलाड़ी फिल्म श्रृंखला में कई फिल्मों का नेतृत्व किया। हालांकि ये दिल लगी 1994 में रोमांस के साथ उनके शुरुआती प्रयास को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अगले दशक में कुमार ने अपनी भूमिकाओं का विस्तार किया। उन्हें रोमांटिक फिल्मों धड़कन 2000, अंदाज 2003, नमस्ते लंदन से पहचान मिली 2007 और हेरा फेरी 2000, मुझसे शादी करोगी 2004, फिर हेरा फेरी 2006, भूल भुलैया 2007 और सिंह इज किंग 2008 सहित कई फिल्मों में उनके शानदार हास्य प्रदर्शन के लिए कुमार ने अजनबी 2001 में अपनी नकारात्मक भूमिका और गरम मसाला 2005 में अपने हास्य प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। जबकि उनके करियर में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव आया था, उनकी मुख्यधारा की सफलता 2007 में लगातार 4 बॉक्स ऑफिस हिट बढ़ी। यह 2009 और 2011 के बीच गिरावट की एक छोटी अवधि तक लगातार बनी रही, जिसके बाद उन्होंने राउडी राठौड़ 2012 और हॉलिडे 2014 सहित कई फिल्मों के साथ अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा इस समय के आसपास उनकी कई फिल्मों को आलोचनात्मक प्रतिक्रिया में सुधार हुआ। स्पेशल 26 2013, बेबी 2015 और एयरलिफ्ट 2016 में उनके काम को सराहा गया और उन्होंने क्राइम थ्रिलर 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्हें अपनी स्वनिर्मित सामाजिक फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए अधिक नोटिस मिला 2017 और पैडमैन 2018, साथ ही युद्ध फिल्म केसरी 2019 और 2019 में मिशन मंगल, हाउसफुल 4, गुड न्यूज और 2021 की एक्शन फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस बनाया। अभिनय के अलावा कुमार ने एक स्टंट अभिनेता के रूप में भी काम किया है। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी शुरू की और 4 सीजन की मेजबानी की। उन्होंने 2014 में टीवी रियलिटी शो डेयर भी लॉन्च किया और उनके ऑफ स्क्रीन काम में विश्व कबड्डी लीग में टीम खालसा वॉरियर्स का स्वामित्व शामिल है। अभिनेता ने देश में महिला सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्कूल किए थे। 13-14 कुमार भारत के सबसे परोपकारी अभिनेताओं में से एक हैं और विभिन्न दान का समर्थन करते हैं।
वह भारत में एक अग्रणी ब्रांड एंडोर्सर सेलिब्रिटी हैं। 15 2011 के कनाडाई संघीय चुनाव के दौरान या उसके कुछ समय बाद कंजर्वेटिव सरकार ने एक अल्पज्ञात कानून लागू करके कुमार को कनाडाई नागरिकता प्रदान की, जिसने कनाडाई अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास आवश्यकता को दरकिनार करने की अनुमति दी। एक कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व मंत्री टोनी क्लेमेंट के अनुसार कुमार को कनाडा भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्टार शक्ति का उपयोग करने और कनाडा के व्यापार संबंधों, वाणिज्यिक संबंधों का उपयोग करने की पेशकश के बदले में नागरिकता प्रदान की गई थी। फिल्म क्षेत्र। कुमार का जन्म अमृतसर, पंजाब, भारत में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया के घर हुआ था। 16-17 उनके पिता एक सेना अधिकारी थे। 18 कुमार को छोटी उम्र से ही खेलों में बहुत रुचि थी। उनके पिता को भी कुश्ती का शौक था। वह दिल्ली के चांदनी चौक में रहे और पले बढ़े और बाद में जब उनके पिता ने यूनिसेफ में अकाउंटेंट बनने के लिए सेना छोड़ दी तो वह बॉम्बे, वर्तमान मुंबई, चले गए। 19 जल्द ही उनकी बहन का जन्म हुआ और परिवार सेंट्रल बॉम्बे के पंजाबी बहुल इलाके कोलीवाड़ा में रहने लगा। 16 उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल, माटुंगा से प्राप्त की। 20 साथ ही कराटे भी सीखा। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक खालसा कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा रुचि न होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह आगे मार्शल आर्ट चाहते हैं और उनके पिता ने किसी तरह उन्हें थाईलैंड भेजने के लिए पैसे बचाए। कुमार मार्शल आर्ट के लिए बैंकॉक गए और 5 साल तक थाईलैंड में रहकर थाई बॉक्सिंग सीखी। 16-21 कुमार की एक बहन भी है, लका भाटिया। 22 जब कुमार किशोर थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा कि वह क्या बनना चाहते हैं। कुमार ने अभिनेता बनने की इच्छा व्यक्त की। 23 भारत में रहते हुए तायक्वोंडो में ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने के बाद 24 उन्होंने बैंकॉक, थाईलैंड में मार्शल आर्ट किया, जहां उन्होंने मय थाई सीखी और शेफ और वेटर के रूप में काम किया। 25 थाईलैंड के बाद कुमार कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने गए, ढाका में एक होटल में शेफ के रूप में काम करने गए। 26 और दिल्ली, जहां उन्होंने कुंदन के आभूषण बेचे। बंबई लौटने पर उन्होंने मार्शल आर्ट शुरू की। 19 इस दौरान उनके एक छात्र के पिता, जो खुद एक मॉडल समन्वयक थे, ने कुमार को मॉडलिंग में शामिल होने की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उन्हें एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। कुमार ने शूटिंग के पहले 2 दिनों में अपने पूरे महीने के वेतन से अधिक पैसा कमाया और इसलिए उन्होंने मॉडलिंग करियर का रास्ता चुना। उन्होंने अपने पहले पोर्टफोलियो की शूटिंग के लिए फोटोग्राफर जयेश शेठ के सहायक के रूप में 18 महीने तक बिना भुगतान के काम किया। 27-28 उन्होंने विभिन्न फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया। 29 एक सुबह बेंगलुरु में एक विज्ञापन शूट के लिए उनकी फ्लाइट छूट गई। खुद से निराश होकर वह अपने पोर्टफोलियो के साथ एक फिल्म स्टूडियो गए। उस शाम कुमार को निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा फिल्म दीदार के लिए मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। 30-31-32 फिल्मी करियर। 1991-1999 पहली सफल और एक्शन फिल्में। यह भी देखें खिलाड़ी फ्रैंचाइजी। कुमार ने मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थिति सौगंध 1991 में राखी और शांतिप्रिया के साथ की। उसी वर्ष उन्होंने किशोर व्यास द्वारा निर्देशित डांसर में अभिनय किया, जिसे खराब समीक्षा मिली। 33 अगले वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसे व्यापक रूप से उनकी सफल भूमिका माना जाता है।
34-35 दी इंडियन में एक समीक्षा में फिल्म को एक मनोरंजक थ्रिलर कहा गया और कुमार को मुख्य भूमिका में प्रभावशाली बताया गया। उनकी शारीरिक उपस्थिति, मजबूत स्क्रीन उपस्थिति पर ध्यान दिया गया और पूरी तरह से सहज होने के लिए उनकी सराहना की गई। 36 उनकी अगली रिलीज जेम्स बॉन्ड पर आधारित राज सिप्पी निर्देशित जासूसी फिल्म मिस्टर बॉन्ड थी। 3-7-1-9-9-2 में उनकी आखिरी रिलीज दीदार थी। यह बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही। 38 1993 में उन्होंने केशुराम से द्वारा निर्देशित द्विभाषी फिल्म अशांत में डॉ. विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ अभिनय किया। 1993 के दौरान रिलीज हुई उनकी सभी फिल्में, जिनमें दिल की बाजी, कायदा कानून, वक्त हमारा है और सैनिक शामिल हैं, ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 3-9-1-9-9-4 में वह 11 फीचर फिल्मों में दिखाई दिए। 40 उन्होंने 2 फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर निभाई, समीर मलकान की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव राय की मोहरा, दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थीं। 41 उस वर्ष बाद में उन्हें और सफलता मिली जब उन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्मित रोमांस ये दिल लगी में काजोल के साथ अभिनय किया। साल की सबसे बड़ी मुख्यधारा की सफलताओं में से एक फिल्म और उनके प्रदर्शन दोनों को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें हमेशा भरोसेमंद बताया और उनके प्रदर्शन की सराहना की। 42 फिल्म में उनके काम ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स 43 और स्टार स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नामांकन दिलाया। 39 उसी वर्ष के दौरान कुमार को सुहाग और कम बजट की एक्शन फिल्म जैसी फिल्मों से भी सफलता मिली। बॉक्स ऑफिस इंडिया, इन सभी उपलब्धियों ने कुमार को वर्ष के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। 44 कुमार को बाद में खिलाड़ी श्रृंखला के रूप में जाना जाने लगा, जिसमें उन्हें सफलता मिली। उन्होंने खिलाड़ी के साथ चौथी और पांचवीं एक्शन थ्रिलर अभिनय किया, सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996, दोनों उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित और व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। उन्होंने पूर्व में दोहरी भूमिका निभाई। 45 खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा और रवीना टंडन सह कलाकार थीं। 46 फिल्म की शूटिंग के दौरान कुमार घायल हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज कराने चले गए। 47 द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता साल के अंत की समीक्षा में लिखा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में वह अक्षय कुमार थे जिन्होंने गलियारों को पैक किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने स्टीवन सेगल की तरह अपने बालों को पीछे की ओर एक छोटी सी पोनीटेल में बांधा था। टखने की लंबाई बहुत अच्छी थी। कोट्स डरावने अंडरटेकर के साथ कुश्ती लड़ी और फिल्म लेकर चले गए। 48 कुमार ने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित संगीतमय रोमांटिक ड्रामा दिल तो पागल है 1997 में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर सह कलाकार थे, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 49 उसी वर्ष उन्होंने डेविड धवन द्वारा निर्देशित कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी श्रृंखला की 5वीं किस्त में जूही चावला के साथ अभिनय किया। श्रृंखला की उनकी पिछली फिल्मों के विपरीत यह व्यावसायिक रूप से विफल रही। 50 हालांकि रोमांटिक एक्शन फिल्म में एक और दोहरी भूमिका के साथ काफी सफलता मिली। फिल्मफेयर के खालिद मोहम्मद ने फिल्म की आलोचना करते हुए कुमार के प्रयास की सराहना की। अक्षय कुमार जीवंत हो उठते हैं। यदि कुछ अलग करने को भी दिया जाए तो वह इस अवसर पर खरे उतरते हैं। 51 उनकी निम्नलिखित रिलीज व्यावसायिक दृष्टि से विफल रहीं और इससे उनके फिल्मी करियर को झटका लगा। 5-2-1-9-9-9 में कुमार ने इंटरनेशनल खिलाड़ी में ट्विंकल खन्ना के साथ अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई।
53 फिल्म संघर्ष और जानवर में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। हालांकि पहले वाले ने बॉक्स ऑफिस लाभ नहीं कमाया, बाद वाले को व्यावसायिक सफलता मिली और इसने उनकी वापसी को चिह्नित किया। 54-53 2000-2006 हेरा फेरी और कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों का विस्तार। 2000 में कुमार ने परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित कॉमेडी हेरा फेरी में अभिनय किया। यह फिल्म, जो मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक थी, 55 व्यावसायिक रूप से सफल रही 56 और कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 57 हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म के मानवीय स्थिति की अतियथार्थकता का गहन चित्रण पर गौर किया। 58 उन्होंने उसी वर्ष बाद में धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा धड़कन में भी अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मध्यम प्रदर्शन किया। 56 लेकिन कुमार को उनकी एक्टिंग के लिए सराहना मिली। 59-60 रेडिफ कॉम की समीक्षा में कहा गया है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वह निर्देशक के अभिनेता हैं और उन्होंने अपनी भूमिका पर कड़ी मेहनत की है। 61 उसी वर्ष उन्होंने नीरज वोरा द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर में अपने कुछ सबसे खतरनाक स्टंट किए, जहां वह एक चलते हुए विमान पर चढ़े, हवा में 1000 फीट उड़ते हुए विमान के शीर्ष पर खड़े हुए और कूद गए। एक गर्म हवा के गुब्बारे पर चढ़े। बाद के एक दृश्य में उसे एक कार द्वारा पीछा करते, गोलियों से बचते, इमारतों से कूदते और दीवारों पर चढ़ते हुए भी देखा जाता है। 62 फिल्म में उनके किरदार के 2 नाम थे और उनकी भूमिका को मिश्रित समीक्षाएं मिली। 63 सुकन्या वर्मा ने लिखा, नकारात्मक भूमिकाएं और अक्षय कुमार साथ साथ नहीं चलते। अक्षय हास्यास्पद रूप से शीर्ष पर हैं और अंदर तक परेशान करने वाले हैं। हालांकि वह शांत और सौम्य आनंद के रूप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 64 हालांकि स्क्रीन के पद्मराज नायर का मानना था कि यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 65 2001 में उनकी पहली रिलीज सुनील दर्शन द्वारा निर्देशित ड्रामा एक रिश्ता द बॉन्ड थी। फिल्म में उनके अभिनय के लिए कुमार की सराहना की गई। 66 इसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान निर्देशित फिल्म अजनबी में नकारात्मक भूमिका निभाई। 67-68 रेडिफ कॉम के लिए फिल्म की समीक्षा करते समय सरिता तंवर ने कुमार को फिल्म का सरप्राइज पैकेज कहा। उन्होंने आगे कहा कि बुरे आदमी के रूप में वह पूरी तरह नियंत्रण में था। 69 इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में प्रदर्शन के लिए 2002 का आईफा पुरस्कार दिलाया। 17-70-71 2007 में सिडनी में है बेबी के सेट पर कुमार। 2002 में उनकी पहली रिलीज धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हाँ मैंने भी प्यार किया थी। उन्होंने विपुल अमृतलाल शाह और शारंग देव पंडित द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म आंखें में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई, जिसमें उनके सह कलाकार अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, आदित्य पंचोली, सुष्मिता सेन और परेश रावल थे। फिल्म में उनके अभिनय को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। 72-73-74 इसके बाद उन्होंने विक्रम भट्ट निर्देशित कॉमेडी आवारा पागल दीवाना में अभिनय किया। रेडिफ कॉम की फिल्म की समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि हेरा फेरी में उनकी ईमानदारी और तीव्रता देखी गई थी। एक रिश्ता प्यार का बंधन और आंखें गायब लग रहा है। 75 वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित अलौकिक हॉरर फिल्म दुश्मन एक अनोखी कहानी थी, जिसमें मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी, सनी देओल, आफताब शिवदासानी, अरशद वारसी, आदित्य पंचोली और अरमान कोहली थे। यह फिल्म कोहली की पूर्व फिल्म नागिन की रीमेक थी और इसे आलोचकों से ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली थी। 76-77 तरण आदर्श ने लिखा
केवल मुनीश अरमान कोहली और अक्षय कुमार ही प्रभाव छोड़ते हैं। 7/8/2003 में उन्होंने सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म द हंट में करीना कपूर के साथ अभिनय किया। फिल्म की समीक्षा करते हुए तरण आदर्श ने लिखा, अक्षय कुमार बिल्कुल औसत दर्जे के हैं। भूमिका शायद ही उन्हें कुछ अलग करने की गुंजाइश देती है। 79 इसके बाद उन्होंने राज कंवर द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा अंदाज में लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ अभिनय किया। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, 80-81, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस व्यावसायिक रूप से सफल रही और 2003 की पहली सार्वभौमिक हिट साबित हुई। 82-83 2004 में कुमार ने राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा थ्रिलर अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय के साथ अभिनय किया। कुमार ने एक भ्रष्ट, नैतिक रूप से दिवालिया पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई, जो एक आरोपी पाकिस्तानी जासूस 2007 उद्योग में अपने करियर के दौरान कुमार के लिए सबसे सफल वर्ष साबित हुआ और जैसा कि बॉक्स ऑफिस द्वारा वर्णित है, संभवतः किसी अभिनेता द्वारा अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 4 पूर्ण हिट और कोई फ्लॉप नहीं हुई। 111, 112, 113, 114, 115 उनकी पहली रिलीज विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्देशित नमस्ते लंदन समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया। समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, वह निश्चित रूप से इस फिल्म में अपने शानदार अभिनय से लाखों फिल्म प्रेमियों का दिल जीत लेंगे। 116 मुख्य अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ कुमार की केमिस्ट्री को भी काफी सराहना मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी जोड़ी को ताज़ा करने वाला बताया है। 117 उनकी अगली 2 रिलीज साजिद खान निर्देशित है बेबी और प्रियदर्शन की भूल भुलैया भी बॉक्स ऑफिस सफल रहीं। 118, 119 इन दोनों फिल्मों में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। कुमार की साल की आखिरी रिलीज अनीस बज़मी निर्देशित वेलकम ने बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ब्लॉकबस्टर का दर्जा प्राप्त किया और साथ ही यह उनकी लगातार 5वीं हिट बन गई। 120 उस वर्ष रिलीज हुई कुमार की सभी फिल्मों ने विदेशी बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन किया। 121 कुमार फराह खान द्वारा निर्देशित ओम शांति ओम में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए। उनकी भूमिका न के रूप में सूचीबद्ध की गई थी। mensxp.com की बॉलीवुड सूची में शीर्ष 10 कैमियो में 3 स्थान पर। 122 2008 में कुमार की पहली फिल्म विजय कृष्ण आचार्य निर्देशित एक्शन थ्रिलर साल बाद यश राज फिल्म्स बैनर में उनकी फिल्म्स बैनर किया। हालांकि एक सर्वेक्षण बॉलीवुड हंगामा द्वारा आयोजित ने इसे वर्ष की सबसे प्रतीक्षित रिलीज का नाम दिया। 123 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस भारत में 279 रुपये मिलियन $5 76 मिलियन की कमाई के साथ कमजोर प्रदर्शन किया। 124 उनकी दूसरी फिल्म बज़मी द्वारा निर्देशित सिंह इज किंग, जिसमें उन्होंने कैफ के साथ अभिनय किया था, बॉक्स ऑफिस बड़ी सफल रही और पहले सप्ताह में दुनिया भर में ओम शांति ओम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पिछले सबसे बड़ा आंकड़ा था। 125 उनकी अगली फिल्म एनिमेटेड फिल्म जंबो थी, जिसका निर्देशन कोम्पिन केम्बुमर्ड ने किया था। इस वर्ष कुमार ने सफल शो फियर फैक्टर खिलाड़ी के मेजबान के रूप में छोटे पर्दे पर अपनी शुरुआत की। बाद में वह 2009 में शो के दूसरे सीजन की मेजबानी करने के लिए लौट आए। 126 127 2009 में कुमार ने वार्नर ब्रदर्स और रोहन सिप्पी द्वारा निर्मित चांदनी चौक 2 चाइना में दीपिका पादुकोण के साथ अभिनय किया। निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। 128 129 130 कुमार की अगली रिलीज 8x10 तस्वीर थी,
जो नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित एक एक्शन थ्रिलर रूप से असफल रही। उनकी अगली रिलीज शब्बीर खान की सेक्स युद्ध कॉमेडी कमबख्त इश्क थी। लॉस एंजल्स में स्थापित यह यूनिवर्सल स्टूडियो में शूट होने वाली पहली भारतीय यह फिल्म थी और हॉलीवुड अभिनेताओं द्वारा विशेष अतिथि भूमिकाएं प्रस्तुत की गईं। 131 फिल्म को समीक्षकों द्वारा बहुत कम सराहा गया, लेकिन यह आर्थिक रूप से सफल रही और इसने दुनिया भर में 840 रुपए मिलियन $17 35 मिलियन से अधिक की कमाई की। कुमार की फिल्म ब्लू 16 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुई थी। ब्लू को नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस लगभग 420 रुपए मिलियन का कलेक्शन किया। 132-133-134-2009 में उनकी आखिरी रिलीज प्रदर्शन की दे दनादन थी। उन्होंने कैटरीना कैफ, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ अभिनय किया। कुमार ने एक नौकर की भूमिका निभाई जो अपने मालिक के कुत्ते का अपहरण करने की योजना बनाता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 135, 136, 137। इसके बाद वह साजिद खान द्वारा निर्देशित 2010 की कॉमेडी हाउसफुल में दिखाई दिए, जिसने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड हासिल किया। 138 कुमार की अगली रिलीज प्रदर्शन द्वारा निर्देशित खट्टा मीठा थी, जो औसत कमाई वाली फिल्म थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। 139 CNN IBN के राजीव मसंद ने इसे सिजोफ्रेनिक फिल्म कहा। 140 वह विपुल शाह की एक्शन रिप्ले में भी दिखाई दिए, जो बॉक्स ऑफिस असफल रही। 141 फिल्म को अधिकतर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। 142, 143 उनकी 2010 की आखिरी फिल्म 30 मार खा थी। फराह खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म को खराब आलोचनात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह मामूली रूप से सफल रही। 144, 145, 146, 147। 2011 में उन्होंने पटियाला हाउस और थैंक यू में अभिनय किया। 2011 की उनकी आखिरी फिल्म रोहित धवन निर्देशित देसी बॉयज 2011 थी, जिसमें जॉन अब्राहम, चित्रांगदा सिंह और दीपिका पादुकोण सह कलाकार थे। उन्होंने रसेल पीटर्स के साथ ब्रेकअवे, जिसे हिंदी में स्पीडी सिंह के नाम से डब किया गया, नामक एक फिल्म का सह निर्माण भी किया, जो उनके अपने पटियाला हाउस की याद दिलाती है। 148 ब्रेकअवे कनाडा में 2011 की सबसे अधिक कमाई करने वाली क्रॉस सांस्कृतिक फिल्म बन गई। कुमार को हॉलीवुड के हिंदी संस्करण एक्शन ब्लॉकबस्टर ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून प्राइम की भूमिका के लिए डब किया गया। उन्होंने अपने बेटे आरव के लिए डबिंग की भूमिका निभाई और यह काम मुफ्त में किया। 149 2012 पुनरुत्थान। इस लेख को विकिपीडिया के गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए सफाई की आवश्यकता हो सकती है। विशिष्ट समस्या यह है, कृपया इस अनुभाग से व्यक्तिपरक फ्लफ को हटा दें और तटस्थ वाक्यांशीकरण की दिशा में काम करें। ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और बॉक्स ऑफिस बड़ी सफलता और सुपरहिट घोषित किया गया और सुपरस्टार का दर्जा जैसे व्यक्तिपरक अतिशयोक्तिपूर्ण बयान इस विश्वकोश से अपेक्षित औपचारिक तटस्थ स्वर का उल्लंघन करते हैं और विषय के प्रचार के रूप में सामने आते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो कृपया इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। नवंबर 2017 जानें कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। 2016 में हाउसफुल 3 के गाने टांग उठा के लॉन्च पर कुमार अपनी हाउसफुल फिल्म श्रृंखला की सह कलाकार जैकलीन फर्नांडीज के साथ 2012 में उनकी पहली रिलीज हाउसफुल 2 थी, जो उनकी पिछली कॉमेडी फिल्म हाउसफुल का सीक्वल थी, जो सुपरहिट हुई। कुमार की अगली फिल्म प्रभुदेवा निर्देशित एक्शन ड्रामा राठौड़ थी, जिसमें उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के साथ दोहरी भूमिका निभाई थी।
150 फिल्म ने भारत में ₹1.30 बिलियन US 24.33 मिलियन से अधिक की कमाई की और ब्लॉकबस्टर घोषित हुई। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस ₹1 बिलियन 18 US 71 मिलियन से अधिक की कमाई की। 15-12-012 में उन्होंने ग्राजिन गोट पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक और प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। 152 कथित तौर पर जोकर को कुमार की 100वीं फिल्म के रूप में प्रचारित किया गया था। 153, 154, 155 लेकिन बाद में अक्षय कुमार ने स्पष्ट किया कि 100वीं फिल्म का मील का पत्थर उनके जोकर के लिए साइन अप करने से बहुत पहले ही पार कर लिया गया था। उन्होंने कहा, शिरीष की ओर से यह गलत आकलन था। OMG मेरी 116वीं फिल्म है। 156 कुंदर के साथ मतभेद के कारण कुमार ने खुद को फिल्म के प्रचार से दूर रखा। फिल्म के प्रचार से कुमार के पीछे हटने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुंदर ने ट्वीट किया, एक सच्चा नेता अपनी टीम की जिम्मेदारी लेता है और हर मुश्किल परिस्थिति में उनका नेतृत्व करता है, उन्हें कभी छोड़कर नहीं भागता। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट दिया। 150 इसकी शुरुआत धीमी रही, लेकिन लोगों के बीच चर्चा के कारण इसमें तेजी आई। 15-8-2012 में उनकी आखिरी रिलीज खिलाड़ी 786 थी, जो उनकी प्रसिद्ध खिलाड़ी श्रृंखला की 8वीं किस्त थी और साथ ही 12 वर्षों के बाद श्रृंखला की वापसी थी। हालांकि समीक्षकों द्वारा फिल्म की आलोचना की गई, लेकिन इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस 700 मिलियन की कमाई की। उद्धरण वांछित 2013 वर्तमान अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता। 2013 में उनकी पहली रिलीज स्पेशल 26 थी, जिसने सकारात्मक समीक्षा अर्जित की और बॉक्स ऑफिस मध्यम रूप से सफल रही। हालांकि फिल्म ने उन्हें सकारात्मक समीक्षा और व्यावसायिक सफलता दिलाई। व्यापार विश्लेषकों ने कहा कि फिल्म अपनी अच्छी सामग्री और कुमार की हाई प्रोफाइल के कारण बेहतर व्यवसाय कर सकती थी। मिलन लूथरिया ने गैंगस्टर फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा में शोएब खान, दाऊद इब्राहिम पर आधारित का किरदार निभाने के लिए कुमार को चुना। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की अगली कड़ी यह बॉक्स ऑफिस औसत से कमतर साबित हुई। बॉक्स ऑफिस इंडिया फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। 159 इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, हालांकि कुमार के अभिनय की अधिकांश आलोचकों ने प्रशंसा की। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए एक समीक्षा में अनुपमा चोपड़ा ने लिखा कि कुमार एक शानदार हत्यारा हैं। 160 टाइम्स ऑफ इंडिया की मधुरिता मुखर्जी ने कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि भाई तेजतर्रार और आकर्षक अभिनय करते हैं। उन्हें वह करने का मौका मिलता है जो वह सबसे अच्छा करते हैं, हीरोगिरी, यद्यपि कम खतरनाक, अधिक मनोरंजक, करिश्मा के साथ और क्लैप ट्रैप डायलॉगबाजी। 161 अल पचिनो ने फिल्म का ट्रेलर और प्रोमो देखा और कुमार द्वारा एक गैंगस्टर शोएब खान के चित्रण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रोमो और पोस्टर्स ने उन्हें उनकी खुद की द गॉडफादर की याद दिला दी। कुमार ने पचिनो की प्रतिक्रिया के बारे में कहा, अभिनेता की बाहों में सराहना का स्पर्श हमेशा बहुत प्रिय होता है, भले ही वह हमारे प्यारे स्पॉट बॉय जैसे सबसे सरल लोगों से हो। लेकिन दुनिया के सबसे प्रशंसित गैंगस्टर अल द्वारा आपके काम के बारे में इतनी विनम्रता से बात करना, स्वयं पचिनो प्रोमो देखकर उसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि उनके महान काम के प्रशंसक के रूप में बहुत विनम्र था। 162-163 CNN IBN के राजीव मसंद ने कुमार की आपके सामने तेजतर्रारता के लिए आलोचना की। 164 फिल्म की मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षाओं के बाद कुमार ने आलोचकों पर निशाना साधा और उन पर दर्शकों और फिल्म निर्माण के बुनियादी विचारों की समझ की कमी का आरोप लगाया। $1 बिलियन 18 US
71 मिलियन 166। यह ओमान में शूट होने वाली पहली प्रमुख हिंदी भाषा की फिल्म थी। 167 कुमार को जी सिने अवार्ड्स में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन मिला। 168 उनकी अगली रिलीज शिव पंडित और अदिति राव हैदरी के साथ एंथनी डी सूजा की बॉस थी। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 169, 170, 171। इसने घरेलू स्तर पर बॉक्स ऑफिस खराब प्रदर्शन करते हुए 540 रुपये मिलियन, 2023 में 860 रुपये मिलियन या यूएस 11 मिलियन के बराबर की कमाई की। उद्धरण वांछित कुमार ने 2012 की तमिल फिल्म थुप्पक्की की हिंदी रीमेक हॉलिडे ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी के साथ जोरदार वापसी की। इस एक्शन ड्रामा एलीट क्लब में प्रवेश करते हुए आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से सफलता है जीत की और 2014 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उद्धरण वांछित फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह कुमार की तीसरी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस ₹1 बिलियन $7 मिलियन से अधिक की कमाई की। 172, 173, 174, 175। इसके बाद उन्होंने एंटरटेनमेंट में अभिनय किया और फिल्म के लिए एक गाना गाया है। गाने की मेकिंग यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। 176 उनकी 2014 की आखिरी फिल्म द थी। वह इसमें स्वयं के रूप में प्रकट हुए और इसका निर्माण किया। 177 इसके बाद उन्होंने थ्रिलर बेबी इज बैक में मुख्य भूमिका निभाई। 178, 179 कुमार का पहला सहयोग करण जौहर ब्रदर्स 14 अगस्त 2015 को रिलीज हुई थी। 180 उनकी अगली रिलीज सिंह इज ब्लिंग थी जो 2008 की सिंह इज किंग का अर्ध सीक्वल है जो 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई थी और ग्राजिंग गोट्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। 181 उनकी पहली रिलीज एयरलिफ्ट थी जो 22 जनवरी 2016 को रिलीज हुई थी जो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। 182 और दूसरी हाउसफुल 3 थी जो 3 जून 2016 को रिलीज हुई थी। 183 रुस्तम जो नीरज पांडे द्वारा निर्मित थी और 2016 में उनकी तीसरी रिलीज थी। अक्षय रुस्तम में उनके प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की गई जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। रुस्तम ने बॉक्स ऑफिस 2 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। 184 एयरलिफ्ट और रुस्तम दोनों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 185 2017 में उनकी दूसरी फिल्म रिलीज थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस फिल्म में देश के कुछ क्षेत्रों में शौचालय जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे को दर्शाया गया था। अक्षय के अभिनय की जमकर तारीफ हुई। फिल्म को प्रमोट करने के लिए अक्षय कुमार ने मध्य प्रदेश में शौचालय खोदा। 186 फिल्म का ट्रेलर 11 जून 2017 को जारी किया गया था। 187 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास बताया। 188, 189 2018 में अक्षय ने सोनम कपूर और राधिका आप्टे के साथ एक और सामाजिक ड्रामा फिल्म पैडमैन में अभिनय किया। 190 बाद में उन्होंने साइंस फिक्शन थ्रिलर में पदार्पण किया जो 2010 की फिल्म एंथिरन का एक स्टैंडअलोन सीक्वल था जिसमें उनके सह कलाकार रजनीकांत थे जिसमें उन्होंने पक्षीराजन नामक एक दुष्ट पक्षी विज्ञानी की भूमिका निभाई थी। 191, 192, 193, 194 2019 में कुमार करण जौहर की फिल्म केसरी में परिणीति चोपड़ा के साथ दिखाई दिए जो सारागढ़ी के युद्ध की कहानी पर आधारित थी। फिल्म ने दुनिया भर में ₹2 बिलियन $28 4 मिलियन से अधिक की कमाई की।
195 उन्होंने अगली बार विद्या बालन, तापसी पन्नू, नित्या मेनन, शर्मन जोशी और सोनाक्षी सिन्हा जैसे कलाकारों के साथ मिशन मंगल में अभिनय किया। यह फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की कहानी के बारे में है, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान दिया, जिसने भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अभियान को चिह्नित किया। 197 फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित हाउसफुल 4 अक्टूबर 2019 में रिलीज हुई थी। 198 दिसंबर 2019 में उनकी अगली रिलीज करण जौहर और उनके स्वयं के प्रोडक्शन गुड न्यूज थी, जो सरोगेसी के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी थी, जिसमें करीना कपूर खान उनके साथ थीं। 199 मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज के साथ लगातार 3 घरेलू 200 करोड़ क्लब की नेट फिल्मों के साथ इस साल उनकी सभी 4 फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। 202 2020 में उनकी एकमात्र रिलीज राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित हॉरर कॉमेडी थी, जो कियारा आडवाणी के साथ तमिल फिल्म कंचना की आधिकारिक रीमेक थी। 204 इसे 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था और कोविड-19 महामारी के कारण भारत में इसे नाटकीय रूप से रिलीज नहीं किया गया था। 205 यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांसजेंडर का भूत आ जाता है। इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली। उन्होंने कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन फिल्म के लेखन और पटकथा की आलोचना की। उद्धरण वांछित। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना ओ माय गॉड 2 के बारे में, साथ ही साथ गदर 2 की जो एक तरह से वीडियो है वो भी हमने अपलोड कर दी है। दोनों एक बहुत बेहतरीन मूवी है, दोनों के बीच में टक्कर है और 11 अगस्त को आपको पता चलेगा कि किसने बाजी मारी और किसके चुके एक तरह से छक्के। जी हाँ दोस्तों, सारे कुछ एक तरह से अपडेट आपको 11 अगस्त को मिलने वाली है। साथ ही साथ जैसे ये रिलीज होती है इनकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मैं लाकर आऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन सी मूवी पसंद है, किस मूवी का आप सपोर्ट करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना, ओ माय गॉड 2 के बारे में, इसके फैक्ट, डिटेल, अपडेट, टोटल बना के साइड डिटेल मैंने आपको बता दी। और ये जहां तक है मेरा अंदाजा है तो ठीक ठाक चल सकती है, वरना ये फ्लॉप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 150 एक तरह से करोड़ का इसका बजट है और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और साथ ही साथ गदर 2 भी बहुत जबरदस्त मूवी है, इसका तो हिट होना जहां तक है पक्का ही है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।